हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। ठीक है ना। पहला सवाल और एक उदाहरण भी है, सेम टू सेम एक ही जैसा है। एक प्रमेय भी है, वो भी सवाल के ही जैसा है। उसके पहले भी एक और प्रमेय है, वो जब सवाल बताएंगे तो उसको भी बता देंगे कि वो प्रमेय क्या थी। ठीक है ना। क्या था पहला सवाल? प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल, सिद्ध कीजिए कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, पहला सवाल है ये। उदाहरण जो है वो भी एक इसी के जैसा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है। एक प्रमेय है, वो है कि सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो सब एक ही जैसा है, सबको लिखना एक ही जैसा है। जहाँ पे √5 है वहां पे √3 हो जाएगा, जहाँ पे 2 है और 5 है वहां पे 2 हो जाएगा। सिर्फ इतने बदलना है, बाकी सब एक ही जैसे हैं। एक ही सवाल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कि 3 सवाल कवर हो गए। और इसके जैसे जितने भी होंगे, जैसे √7 हो गया, √11 हो गया, जो भी अपरिमेय संख्याएं हैं सबको एक ही जैसा करना है। ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा उल्टा इसको मानते हैं। जैसे हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, तो मान लेंगे कि ये परिमेय है। ठीक है, क्या हो जाएगा कि माना √5 परिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, ये मान लिए। जब परिमेय संख्या होती है तो इसका मतलब ये है कि वो p बटे क्यू के रूप में होगी। वो संख्या किसके रूप में होगी? p बटा क्यू के रूप में। तो √5 बराबर p बटा क्यू, p बटे क्यू के रूप में लिख दिए। इसका मतलब ये है कि ये परिमेय संख्या हो गई। जब परिमेय संख्या होती है तो इसमें एक शर्त भी होती है कि क्यू का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो लिख दें कि जहां क्यू बराबर 0 नहीं होगा और p और q सह अभाज्य संख्याएं होंगी। p और q सह अभाज्य सह अभाज्य संख्या होगी। सह अभाज्य संख्या है ना। अब एक नया शब्द आ गया, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि जब हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, जो उनका एचसीएफ होगा वो एक आना चाहिए। ठीक है ना। दो संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का जब एचसीएफ निकालें, ठीक है। मान लेते हैं कोई संख्या हो गई, जैसे एक संख्या हो गई 13 और एक संख्या हो गई 15। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब है उभयनिष्ठ गुणनखंड, जब निकालेंगे तो इनका एचसीएफ एक ही आना चाहिए। यदि एक के अलावा कुछ और आता है तो इसका मतलब ये है कि ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। और जब एचसीएफ एक आ जाएगा तो ये फिर सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है ना। तो 13 का जब गुणनखंड करेंगे तो 13 गुणे 1 इसको लिख सकते हैं। फिर 15 का करेंगे तो इसको 3 गुणे 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? इसमें भी एक है, इसमें एक है और बाकी और तो कुछ है ही नहीं। एचसीएफ एक आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों दी गई संख्याएं कैसी हैं? आपस में सह अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो सह अभाज्य वो संख्या होती है, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी एचसीएफ एक हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सह अभाज्य संख्या हो गई। यहाँ पे पी और क्यू पूर्णांक संख्या भी है। ठीक है ना, पी और क्यू जो है पूर्णांक संख्या है। ठीक है, आगे अगले वाले स्टेप में इसको क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, या फिर एक स्टेप और कर लें इसके बाद वर्ग करें। क्यू को इधर ले आए तो ये हो जाएगा √5 क्यू बराबर पी। ठीक है ना। तो अब √5 को उधर ले जाना है, यानी हमें क्यू या फिर पी की वैल्यू चाहिए। तो क्यू बराबर हो जाएगा पी बटा √5। ठीक है, कोई दिक्कत? ये इस प्रकार से हुआ। ठीक, क्यू का मान निकल आया कितना? पी बटा √5। अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। ठीक है, जब वर्ग कर देंगे तो ये क्यू स्क्वायर बन जाएगा
और ये इधर पी स्क्वायर बन जाएगा, √5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट हट गया, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इस प्रकार से आया, इसको हम लोग समीकरण 1 बना दें। ठीक है, अब देखो p जो है पूर्णांक है, ठीक है, पी स्क्वायर भी पूर्णांक है, ठीक, तो लिख दें क्योंकि पी स्क्वायर पूर्णांक संख्या है, ऐसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए p भी पूर्णांक होगा, p भी पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। ठीक, ये हो गया, पी स्क्वायर पूर्णांक संख्या है तो p भी पूर्णांक संख्या होगी। अब देखो, अब जो प्रमेय था इसके पहले वाले इस प्रश्नावली के पहले में प्रमेय था, वो ये था कि जब किसी संख्या के वर्ग में किसी का भाग चला जाता है तो इसका मतलब है कि उस संख्या में भी उसका भाग चला जाएगा। यानी ये कहें कि जैसे मान लो इसके 5 के स्क्वायर में, ठीक है ना, 5 के स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो 5 में भी 5 का भाग जाएगा। ठीक है ना, ये प्रमेय था कि किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या का भाग जाता है तो इसका मतलब है कि उस संख्या में भी उसका भाग जाएगा। चलो 5 की जगह पे 10 ले लो, ठीक है ना, तो 10 के वर्ग में यदि 5 का भाग जा रहा है तो 10 में भी 5 का भाग जाएगा, ये प्रमेय कह रही थी। तो जब हमारा पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि पी में भी 5 का भाग जाएगा। तो लिख लें कि चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्या है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, और जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाजित होगी प्रमेय के अनुसार। ठीक है, तो पी भी संख्या 5 से विभाजित होगी, ये हो गया। और जब p भी 5 से विभाजित होगा तो इसका मतलब ये है कि p में जब हम 5 का भाग देंगे तो कुछ ना कुछ मान आएगा। ठीक है, वो मान क्या आएगा, देखो इधर लिख देते हैं। ठीक, क्या होगा, p में जब 5 का भाग देंगे तो कुछ मान आएगा, तो उसको मान लेते हैं k आएगा, कितना आएगा k1। ठीक है, ये हो गया। अब p को इधर आने दे, 5 को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा p बराबर 5k1। ठीक है, समीकरण इसको 2 बना दें। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 से p के मान को समीकरण 1 में रख दें। ठीक है, समीकरण 2 से p के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, रख देंगे तो क्या होगा, रख दें तो p बराबर p का मान 5k है तो p के जगह पे 5k, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5k1 का स्क्वायर और बटे में 5 है तो 5। आगे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5 का जब वर्ग करेंगे तो 25 k1 का स्क्वायर बटा 5। ठीक है ना, ये हो जाएगा, काट दें इसको तो 25, तो आया कितना, क्यू स्क्वायर बराबर 5k1 स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या करें, यहाँ से इसको 5 को इधर ले आ लें तो k1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर k1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सेम कंडीशन यहाँ पे भी, जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो इसका मतलब है कि क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, लिख लें कि क्योंकि क्यू स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक, इसको समीकरण हम 3 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, जब ये विभाजित है तो इसका मतलब ये होगा, इधर क्यू में 5 का भाग देंगे तो कुछ मान आएगा, क्यू, तो ये क्या मान आ गया k2, क्यू में जब 5 का भाग दे दिए तो k2 आ गया, यहाँ से क्यू बराबर हो गया 5k2।
ठीक है, इसको समीकरण 4 बना दिए। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 4, समीकरण 2 में p का मान 5 के 1, समीकरण 4 में q का मान 5 के 2, यानी इसका मतलब है कि p और q सहअभाज्य संख्याएं थी, सहअभाज्य संख्या थी, इसका मतलब ये है कि इनका एचसीएफ 1 आएगा। तो जब हम p और q का एचसीएफ निकालते हैं तो देख रहे हैं कि इसमें उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, यानी एचसीएफ 5 आ रहा है। जब एचसीएफ 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये कि सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, और जब सहअभाज्य संख्याएं नहीं होगी तो फिर ये हमारा कथन जो था, जो हम माने थे कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्यों माने थे, क्योंकि पी और क्यू सहअभाज्य संख्या थी। अब सहअभाज्य संख्या है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो हम आगे लिखेंगे कि समीकरण 2 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि देखो p बराबर 5 के 1, ये समीकरण 2 था, तो इन दोनों में देख रहे हैं तो 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 और समीकरण 4 से P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा एक के अतिरिक्त 5 आया है, इसलिए हमारा पूर्व कथन सत्य है, यानी विरोधाभास साबित होता है, असत्य है। अतः √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय ठीक है। ये अपने को सिद्ध करना था, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, क्या सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, थोड़ा सा इसके उल्टा में मान के चलते हैं कि ये हमारा परिमेय संख्या है, मान लिए माना √5 परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब p बटे q के रूप में है, और p बटे q के रूप में है तो हम जानते हैं कि q बराबर 0 नहीं होगा, और p और q सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ से थोड़ा सा इसको सरल कर लिए तो q का मान p बटा √5 आ गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, वर्ग करने पर ये आ गया। अब ये p स्क्वायर पूर्णांक संख्या है, p भी पूर्णांक संख्याएं हैं, p पूर्णांक संख्या है, और p स्क्वायर में जब p स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो p में भी 5 का भाग जाएगा, और जब p में 5 का भाग दे दिए तो उसका कुछ ना कुछ मान आएगा, और जो मान आएगा वो अपने को पता नहीं है, तो मान लिए k1। ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि माने हैं, ठीक ना, अपने से मान लिए हैं, यहाँ पे भी ठीक मान लिए हैं कि k1 आ रहा है। फिर यहाँ पे प्रशांतरण किए तो p बराबर 5 k1 आ गया। फिर समीकरण 2 से p के मान को समीकरण 1 में रख दिए, यानी यहाँ पे जो p है, p की जगह पे p का मान रख दिए, p का मान कितना है 5 k1। तो अब यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक है, कट पिट करके इतना आ गया 5 k1 स्क्वायर। फिर से प्रशांतरण करके q स्क्वायर के बटे में 5 आ गया, यानी k1 स्क्वायर ये हो गया, समीकरण 3 बना दिए। क्यू स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है तो क्यू भी संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, जब भाग दिए तो k2 आ गया। अब यहाँ से p और q के मान में ले गए, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया, जिससे हमारा कथन गलत हो गया, क्योंकि अभाज्य संख्याएं का मतलब ये होता है कि उसका एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, अतः √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याएं हैं, सेम टू सेम। जैसे मान लो यदि √3 होता तो क्या करते, यहाँ पे 5 की जगह पे √5 की जगह पे √3, जहाँ पे 5 है वहां पे 3 का वर्ग, यानी कि √3 का वर्ग कर देते तो 3 आ जाता, तो यहाँ पे 3 आ जाता। ठीक है ना, √2 होता तो जहाँ पे √5 है वहां पे √2, वहां पे √2, और जहाँ पे 5 है वहां पे सिर्फ 2। तो इस प्रकार से ये 3-4 सवाल जो हैं सब के सब सेम ही हैं। ठीक है ना, फिर इसके बाद अगला सवाल, ठीक है ना, चलो इसको देख लो, जहाँ नहीं समझ में आएगा तो बताना। दूसरा सवाल ये है कि 3 + 2 √5 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। 2 +
3 + 2 √5। ठीक है, क्या बताना है कि ये दी गई संख्या अपरिमेय है। ठीक है, मान लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसी संख्या है परिमेय संख्या। जब मान लिए तो ये p/q के रूप में हो जाएगी, मतलब 3 + 2 √5 बराबर p/q के रूप में। जब परिमेय संख्या होगी तो p/q के रूप में होगी। कंडीशन लगा देंगे, यानी कि शर्त, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या। p और q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, यानी कि ये हमको सिर्फ √5 को इधर छोड़ना है, बाकी सबको बराबर के उधर ले जाना है। ठीक है, क्या होगा, ये 3 प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 2 √5 बराबर p/q, और फिर ये 3 प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे ये 3 का चिन्ह उसके पहले है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं लिखा है, लेकिन है किसका चिन्ह, प्लस का। ठीक है, तो ये प्लस का 3 था, बराबर के उधर गया तो माइनस का 3 हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल कर लें। इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक है, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्यों आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम क्यों आ जाएगा, तो ये कितना होगा, p माइनस, अब यहाँ पे एक है तो एक में क्यों का जब भाग करेंगे तो क्यों ही आएगा, तो क्यों का गुणा इसके साथ होगा तो ये 3q बन जाएगा। कितना, 3q। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर कितना बना, 2 √5 है ये। ठीक है, आगे क्या होगा, 2 को भी उधर ले जाना है, सिर्फ √5 बस को इधर छोड़ना है, बाकी सबको बराबर के उधर ले जाना है एक साइड। ठीक है, जब 2 को उधर ले जाएंगे, इधर 2 √5 के गुणे में है, बराबर के उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, भाग में, तो भाग में मतलब इस क्यू के साथ हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, √5 बराबर p-3q बटा 2q। ये क्यू पहले से था, ये 2 इधर से उधर चला गया, पक्षांतरण कर दिए तो 2q बन गया। ठीक है, अब देखो ये √5 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। इधर हम ये देख रहे हैं कि जैसे ये परिमेय संख्या के रूप में दिख रही है, क्योंकि रूट वाली संख्या ही अपरिमेय होती है, और ये √5 जो है ये अपरिमेय संख्या है। पहले से भी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि √5, √3, √2, √7 ये सारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, तो जैसे ये √5 अपरिमेय है तो इसके साथ में जो रहेगा वो भी अपरिमेय बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कहते हैं कि जो चोर के साथ रहता है वो भी चोर होता है। ठीक, तो √5 के साथ ये √5 जो है अपरिमेय है, तो इसके साथ ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बराबर में ये है तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, पहले से भी हम लोग यहाँ जानते हैं कि p और q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। p जो है पूर्णांक है, q भी जो है वो पूर्णांक है। ठीक है ना, ई जो है वो पूर्णांक है, क्यू जो भी है वो भी पूर्णांक है। ठीक है, तो इधर देखो √5, तो पी की वैल्यू तो √5 हो गई, √5 यानी ये पूर्णांक तो रह ही नहीं गया। कि रहा, पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसमें 0 शामिल होता है, प्लस की भी संख्या शामिल होती है, माइनस भी होता है, हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे √5 आया है, तो √5 ये अपरिमेय संख्या सीधे सीधे है। इसके बट यानी इसका मतलब है कि क्यू की वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ हम लोग लिखे हैं कि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और जब क्यू बराबर 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये अपरिमेय संख्या है पहले से। ठीक है ना, तो हम लोग सीधे सीधे लिख देंगे कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये भी जो संख्या दी है 3 + 2 √5 ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, बस सारे सवालों में अब ऐसे ही करना है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं
हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है, ठीक है, जिससे हमारा पूर्व कथन मतलब ये जो माने थे कि परिमेय संख्या है, ये क्या होता है, गलत साबित होता है, ठीक है ना। यानी कि हमारा पूर्व कथन असत्य है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत। इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। ये सबसे छोटे सवाल हैं। अब इसके बाद सिर्फ वही बड़े बड़े हैं कि √3 अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, ये सिद्ध करिए। इनको सिद्ध करना थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसके बाद सारे सवाल जो हैं तो वो क्या है, छोटे छोटे हैं और इजी हैं, ठीक है। इस प्रकार से हल करना है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, तीसरे का पहला क्या है, 1/√2। अब इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो वही चीज लिखना है, मान लेंगे, माना 1/√2 परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो क्या होगा, 1/√2 बराबर P/Q, ठीक है। कंडीशन जहां Q बराबर 0, ठीक है, होना चाहिए, और P P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य अब इसको क्या करें, √2 को इधर छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाना है, ठीक है ना। जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक काम करें, इसको पलट दें अब, ठीक है ना, इसका व्युत्क्रम कर दें तो क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर व्युत्क्रम इसका होगा √2 की नहीं, ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा, Q/P, ठीक है, ऐसे होगा, Q/ हो जाएगा। इसका भी करना है, इसका भी करना है, दोनों का कर दिए, कोई दिक्कत। जब ये हो गया, व्युत्क्रम कर दिए, तो √2 बराबर Q/P हो गया, ठीक है। अब √2 के बराबर में ये है तो ये अपरिमेय है, तो ये भी अपरिमेय होगा। सेम टू सेम वही कथन कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा जो कथन है वो असत्य है। पूर्व वाला कथन यानी कि जो हमने माना था वो कथन असत्य है, और फिर √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। लिख दें क्या, कि हम जानते हैं कि √2, हम जानते हैं कि हम, या फिर हम सिद्ध कर चुके हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, और फिर इससे हमारा पूर्व कथन असत्य, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा सवाल है 7√3।
5। अब इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेंगे, माना 7√5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या है। परिमेय है, और जब परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में लिख दें। 7√5 बराबर p बटा q। q बराबर 0 नहीं होगा, और p और q सह अभाज्य संख्या है। अभाज्य है। आगे 7 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा √5 बराबर p बटा 7q। ठीक है, बस ये हो गया। अब हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय है, इसलिए ये भी अपरिमेय होगा। हमारा कथन जो है वो गलत होगा, अतः 7√5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिख दें। क्या होगा, हम जानते हैं कि 7√5 √5 अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, का कथन है सह 7√5 अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये इस तरीके से कर। तीसरा सवाल है 6 प्लस √2। अब इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। सेम कंडीशन, माना 6 प्लस √2 परिमेय संख्या है। ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो यानी कि 6 प्लस √2 बराबर p बटा q, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और p और q कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 6 को उधर ले जाएं तो बचेगा कितना, √2 बराबर p बटा q माइनस 6। ठीक है, एलसीएम ले लें तो √2 बराबर हो जाएगा p बटा, यानी कि एलसीएम आ गया q, तो p माइनस 6q, ये आ गया। ठीक है, अब √2 जो है वो अपरिमेय है, तो ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा कथन, पूर्व कथन सत्य है। अतः 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या ठीक है ना। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, प्रश्नावली 1.2 अब समाप्त हो गई है। 3 सवाल थे, पहले, दूसरा और तीसरे के 3 तो थे। ठीक है ना, पहला वाला जो था उसका उस टाइप का एक उदाहरण था, एक प्रमेय थी। ठीक है, लेकिन करना सबको एक ही जैसे था। सिद्ध करना था कि सवाल जो था √5, उदाहरण जो था √3, और प्रमेय जो था वो ये है कि √2। अभी इन सबको सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक तो सेम कंडीशन वही होता है, यही एक ही चीज लिखना है। इसके बाद थोड़ा सा बदल जाता है यहाँ का। ठीक है, तो यहाँ कहीं भी नहीं समझ में आएगा तो बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में।